नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने गांव का अर्थ देखा था, उसकी परिभाषा देखी थी और हमने इसकी विशेषताओं को आरंभ किया था। हम उसी की कंटिन्यूशन में आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं पुनः गांव के अर्थ को आपको रिपीट कर रही हूँ कि गांव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति प्रकृति से जुड़े होते हैं, प्रकृति से संबंधित होकर अपने जीवन निर्वाह की गतिविधियों को संपन्न करते हैं। व्यक्ति आपस में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, अर्थात आमने सामने के संबंध होते हैं। अन्य क्षेत्र होने के कारण इसका आकार छोटा होता है। हमने इसकी 5 विशेषताएं पढ़ी थी। जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, छोटा आकार, कम जनसंख्या, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। आज हम इसकी अगली विशेषता पढ़ेंगे, सरल एवं सादा जीवन। ग्रामीण लोगों का जीवन सरल और सादा होता है। वे नगर की तड़क भड़क, चमक दमक, आडंबर और बनावटी जीवन से दूर होते हैं। उनके पास न तो साज सज्जा का सामान होता है, न श्रृंगार की सामग्री होती है और न ही वे कृत्रिमता को पसंद करते हैं। वे तो बहुत ही सादे तरीके से अपने जीवन को यापन करते हैं। उन लोगों की आय भी इतनी नहीं होती कि ज़रूरत की चीज़ों के अतिरिक्त फैशन और साज सज्जा पर खर्च करें। साधारण और पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा, मोटा वस्त्र, विनम्र और प्रेमपूर्ण व्यवहार ग्रामीण लोगों की पसंद है और प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता उन्हें सरल, छल रहित और सादगी से जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करती है। फिर नेक्स्ट विशेषता हम देखेंगे, सामाजिक गतिशीलता का अभाव। ग्रामीण समाज अपेक्षाकृत स्थिर समाज होते हैं। उनमें सापेक्ष रूप से गतिशीलता का अभाव होता है। वे घड़े में भरे हुए पानी की तरह स्थिर और शांत होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वे परिवर्तन के प्रति उदासीन हैं। उन्हें कहीं जाना आना अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है हमारा जीवन जैसे चल रहा है वैसे बहुत अच्छा है। उनमें वे बहुत अधिक बदलाव पसंद नहीं करते हैं। ग्रामीण सामाजिक संस्करण इतना कठोर अनमनीय होता है कि वे इसे बदलना कठिन है। जाति व्यवस्था ही सामाजिक संस्करण का मुख्य आधार है और इसकी अवहेलना करने का अर्थ है कि सामूहिक जीवन से अपने आप को पृथक कर देना। घड़े में भरा हुआ पानी क्या होता है? एक बार आपने भर दिया, वह स्थिर बिना हिले डुले उसमें पड़ा रहता है। बहता हुआ पानी चलता रहता है, रूप बदलता रहता है, लेकिन ये घड़े का पानी स्थिर रहता है। उसी तरह से ग्रामीण व्यक्तियों का जीवन भी अपने आप में स्थिरता लिए हुए हैं। वे उनमें बदलाव नहीं चाहते। वहाँ जातिगत व्यवसाय के कारण प्रत्येक व्यक्ति का अपना परंपरागत व्यवसाय होता है और जिसे त्याग कर वे दूसरा व्यवसाय नहीं अपना सकते हैं। उनमें आकर्षण भी नहीं होता उसे अपनाने के लिए और संयुक्त परिवार के प्रभाव से उनके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में भी गतिशीलता नहीं दिखाई देती, क्योंकि उन्हें बुजुर्गों का जो पर नियंत्रण होता है वह बदलाव को रोकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का महत्व। ग्रामों में सामाजिक नियंत्रण के साथ अनौपचारिक होते हैं। धर्म, प्रथाएं और रूढ़ियाँ उनके जीवन को नियंत्रित करती हैं। धर्म ग्रामवासियों के जीवन का केंद्र है। उनकी हर गतिविधि धर्म से जुड़ी होती है। जब वे फसल उगाते हैं तो भी धार्मिक क्रिया करते हैं, काटने से पूर्व भी धार्मिक क्रिया करते हैं। उनके हर जीवन, दैनिक जीवन में, वार्षिक जीवन में अनेक क्रियाएं धर्म से ही आरंभ होती हैं। वे ईश्वरीय शक्तियों को आदर, भय और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उनके सम्मुख नतमस्तक होते हैं। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, धर्म, कर्म, अच्छाई बुराई की भावनाएं उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। उनका जीवन प्रथाओं और रूढ़ियों से बंधा होता है। यहाँ तक कि वह होने वाली बीमारी को भी धर्म से जोड़ते हैं और उन्हें ऋतुओं को, जहाँ अगर अधिक वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है तो भी उसे वह धार्मिकता से जोड़ते हैं कि हमारे प्रति देवता अप्रसन्न हो गए, इसलिए हम पर ऐसा प्रकोप हो रहा है। नेक्स्ट विशेषता है सामुदायिक भावना।
ग्राम शहर की अपेक्षा छोटा होता है, अतः वहाँ के लोगों में अपने गांव के प्रति लगाव और सभी में हम की भावना पाई जाती है। शहरी लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रधानता होती है, जबकि ग्रामीण लोग सारे गांव की भलाई की बात अधिक सोचते हैं। बाढ़, अकाल, महामारी और अन्य संकटकालीन अवसर पर गांव के सभी लोग सामूहिक रूप से इन संकटों का मुकाबला करते हैं। वैसे ऐसे अवसरों पर देवताओं के यज्ञ, अनुष्ठान और पूजा करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अभिमान होता है कि वह किसी एक गांव का सदस्य है। ये सामूहिक रूप में एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। अपने हित को प्रधानता नहीं देने के कारण इन्हें सामूहिकता की भावना उनमें प्रबल होती है। वे एक दूसरे के हितों को ही महत्वपूर्ण मानते हुए उनका आपस में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। भारतीय गांवों की सर्वप्रमुख विशेषता है संयुक्त परिवारों की प्रधानता। यहाँ पति पत्नी व बच्चों के परिवार की तुलना में ऐसे परिवार अधिक पाए जाते हैं जिनमें 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक स्थान पर रहते हैं। इनका भोजन, संपत्ति और पूजा पाठ साथ साथ होता है। ऐसे परिवारों का संचालन परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा होता है और वही परिवार के आंतरिक और बाह्य कार्यों के लिए निर्णय लेता है। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसका आदर और सम्मान करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली भारत में अति प्राचीन है। यहाँ हमने केवल संयुक्त परिवार का अर्थ देखा है, आगे हम इसे विस्तृत रूप में भी समझेंगे। नेक्स्ट है कृषि मुख्य व्यवसाय। भारतीय गांव में निवास करने वाले लोगों का जो मुख्य व्यवसाय कृषि है। 70 से 75% तक लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि गांव में अन्य व्यवसाय नहीं है, बल्कि चटाई बनाना, रस्सी बुनना, कपड़ा बनाना या मिट्टी के धातु के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना आदि अनेक व्यवसाय का प्रचलन गांव में है। शिल्पकारी जातियां अपने अपने व्यवसाय करती हैं, तो सेवाकारी जातियां कृषकों एवं अन्य जातियों की सेवा करती है। फिर हम देखते हैं जाति प्रथा। जाति प्रथा भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है और जाति के आधार पर गांव में सामाजिक संस्करण पाया जाता है, अर्थात ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। जाति एक सामाजिक संस्था और समिति दोनों ही है और जाति की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है और जीवन पर्यंत इसी में व्यक्ति बना रहता है, वह बदल नहीं सकता है। जाति एक परंपरागत व्यवसाय होता है, उसी को व्यक्ति को करना होता है। जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। हमने यहाँ केवल जाति के एक मौलिक रूप को देखा, आगे हमें इसे विस्तृत रूप में समझना है। नेक्स्ट है जजमानी प्रथा। जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक जाति एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय करती है। सभी जातियाँ परस्पर एक दूसरे की सेवा करती है। ब्राह्मण विवाह, उत्सव एवं त्यौहार के समय दूसरी जातियों के यहाँ अनुष्ठान करवाते हैं, तो नाई बाल काटने, धोबी कपड़े धोने, ढोली ढोल बजाने, चमार जूते बनाने, जुलाहा कपड़े बनाने का कार्य करते हैं। जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है और उसके बदले में सेवा प्राप्त करने वाली जाति भी उसकी सेवा करती है अथवा वस्तुओं में भुगतान प्राप्त करती है। एक किसान परिवार में विवाह होने पर नाई, धोबी, ढोली, चमार, सुनार आदि सभी अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे और बदले में कुछ नकद, भोजन, वस्त्र और फसल के समय अनाज दिया जाता है। अर्थात जो काम करवा रहा है और वह जजमान और जो करवा रही है वह कमीन के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव में एक गांव पंचायत होती है और उसका मुखिया गांव का मुखिया होता है। ग्राम पंचायत अति प्राचीन काल से भारत में विद्यमान रही है और गांव पंचायत का मुख्य कार्य गांव की भूमि का परिवारों में वितरण, सफाई, विकास कार्य और ग्रामीण विवादों का निपटारा करना है। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसीज ऑफ द ईस्ट में पंचायत को मूलतः मुंडा द्रविड़ संस्था माना है और ब्रिटिश शासन से पूर्व ग्राम समुदाय राजनीतिक दृष्टि से आंतरिक मामलों में पूर्व स्वतंत्र थे और चार्ल्स मैडकॉक ने इन्हें छोटे छोटे गणराज्य कहा।
यद्यपि गांवों का केंद्र शासक को कर देना होता था, किंतु गांव के आंतरिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। आंतरिक कार्यों का निपटाने का कार्य किसका होता था? ग्राम पंचायत का। और ग्राम पंचायत के निर्णयों को स्वीकार करना होता था ग्रामीण जनता को। गांव का मुखिया ईश्वर माना जाता था और उसके मुख से निकले हुए वचन को सभी एज इट इज, मतलब ज्यों का त्यों स्वीकार करते थे। नेक्स्ट है भाग्यवादिता। भारतीय गांव के निवासियों में शिक्षा की कमी है और अतः वे अंधविश्वासी होते हैं और भाग्यवादी होते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, लेकिन हमारे भाग्य में जितना लिखा है उतना ही हमें प्राप्त होगा। और इसीलिए इस विश्वास को हम तुलसीदास जी की इस पंक्ति द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अर्थात वही होगा जो ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है। हम तर्क करके विवाद को क्यों बढ़ावा दें? भाग्यवादी होने के कारण ही ग्रामीण लोग सभी प्रकार के कष्टों, अत्याचारों और शोषण को बर्दाश्त करते रहे हैं और परिवर्तन की ओर सामान्यतः अग्रसर नहीं हुए। नेक्स्ट है जनमत का अधिक महत्व। ग्रामवासी जनमत को सम्मान करते हैं और उनसे डरते हैं। वे जनमत की शक्ति को चुनौती नहीं देते, उनके सम्मुख झुक जाते हैं। पंच लोग जो कुछ कह देते हैं वे उसे स्वीकार करते हैं। उनके मुख से निकला हुआ वाक्य वे मानते हैं ईश्वर के द्वारा निकला हुआ वाक्य है, क्योंकि मुखिया और पंच वे दोनों ही ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। जनमत की अवहेलना करने पर निंदा की जाती है और ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा गिर जाती है, समाज से उसे बाहर बहिष्कृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक समरूपता। भारतीय गांव में सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है। उनके जीवन स्तर में शहरों की भांति जमीन आसमान का अंतर नहीं है। सभी लोग एक जैसी भाषा, त्यौहार मनाते हैं, एक जैसे वस्त्र पहनते हैं। खान पान में कोई अधिक भिन्नताएं नहीं होती हैं। उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में गहरी खाई और विभेद भी नहीं पाए जाते। उनके मकानों की बनावट लगभग एक समान होती है, तथा झोंपड़ियाँ उनकी एक समान सी बनी हुई होती हैं। यहाँ उनके प्रांतों, वर्गों, प्रजातियों, भाषाओं और देशों के लोग निवास नहीं करते हैं। उनके जीवन में समानता और एक रूपता की अजस्र धारा बहती है। स्त्रियों की निम्न स्थिति। भारतीय ग्रामीण समुदाय में नारी की स्थिति थोड़ा निम्न है। उन्हें दासी के रूप में समझा जाता है। कन्यावध, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भरता, पारिवारिक संपत्ति में पुरुषों के अधिकार आदि हमें ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, और जो कि हमारी भारतीय नारियों की सामाजिक स्थिति को निम्न कर देते हैं और उन्हें पर्दा प्रथा में उन्हें घर में छुप कर रहना पड़ता है। उनका काम को भी कहीं गिना नहीं जाता। नेक्स्ट है अशिक्षा। गांव की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी हमारी शिक्षा का प्रतिशत अभी भी ऊंचा नहीं हो पाया है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में शिक्षा का प्रतिशत तो और भी निम्न है। आज हमने पहले से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कम शिक्षित मानी गांव में होती हैं। अज्ञानता और अशिक्षा के कारण उनका खूब शोषण हुआ है। वे अंधविश्वासों और जादू टोने के चुंगल से मुक्त नहीं हुए हैं और अनेक बुराइयों के अब भी चिपके हुए हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आत्मनिर्भरता। भारतीय गांव को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। यह आत्मनिर्भर केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं, वरन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी थीं। जजमानी प्रथा द्वारा जातियां एक दूसरे के आर्थिक हितों की पूर्ति करती थीं। राजनीतिक दृष्टि से ग्राम पंचायत और गांव का मुखिया सभी विवादों को निपटाता था। वर्तमान में यातायात के साधनों के विकास, केंद्रीय शासन की स्थापना, औद्योगिकरण आदि के कारण गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हुई है। अब वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के अंग बन गए हैं। दिनों दिन अनिश्चितता बढ़ रही है। उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त भी हमारे ग्रामीण समुदाय एक सामुदायिक एकता के रूप में विद्यमान रहे हैं। बाढ़, अकाल, क्रांति और अन्य संकटों के समय सभी लोग मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि गांव में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं और हम कौन से क्षेत्र को गांव के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।